हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का नया चैप्टर जिसका नाम है उदारवाद। इससे पहले हम राजनीतिक सहभागिता कंप्लीट कर चुके थे। उदारवाद की बात करें तो ये आधुनिक विचारधाराओं में आधुनिक विचारधाराओं में सबसे पुरानी विचारधारा है। सबसे पुरानी विचारधारा है। दो प्रकार की विचारधारा, आधुनिक और परंपरागत। परंपरागत की हम बात कर नहीं रहे, आधुनिक की यदि हम बात करें तो आधुनिक में सबसे पुरानों में से ये एक है। अगर हम उदारवाद की और बात करें तो उदारवाद का प्रादुर्भाव यूरोपीय दर्शन में देखने को मिलता है। यूरोपीय दर्शन, इतिहास और वहां की सभ्यता में ये नजर आता है। यूरोप के दर्शन को अगर हम देखें, इतिहास को देखें, सभ्यता को देखें तो वहां हमें किसके दर्शन होते हैं? उदारवाद के दर्शन होते हैं। और ये घटना कब की है? 16वीं सदी की। 16वीं शताब्दी में उदारवाद का प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत हुई। वास्तव में अगर उदारवाद देखा जाए तो ये एक प्रकार से मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है। मनुष्य को क्या मानता है उदारवाद? विवेकशील प्राणी। इसके अनुसार समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब मनुष्य के विवेक के कारण बनी हैं। जो सोचने की शक्ति है उसके कारण ये सारी संस्कृति, सभ्यताएं, समाज बना है। हम पढ़ रहे हैं उदारवाद। आधुनिक विचारधाराओं में सबसे पुरानी विचारधारा कौन सी है? उदारवाद की विचारधारा है। ये वास्तव में आई कहां से? ये यूरोप की विचारधारा है। बेसिकली है कहां की? यूरोप की। यूरोप के दर्शन में, दर्शन का मतलब होता है आइडियोलॉजी, उसके विचार इतिहास में, सभ्यता में देखने को मिलती है। इसका प्रादुर्भाव शुरुआत कब से हुई? 16वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई। और ये मनुष्य को कैसा मानती है? विवेकशील प्राणी मानती है। इसके बाद इसके जो जनक हैं वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक, ये सबको याद होना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए। उदारवाद वास्तव में कहां से आया? यूरोप से आया। कौन सी सदी में आया? 16वीं सदी में आया। इसके जनक कौन है? जॉन लॉक हैं। इसके बहुत सारे विचारक और भी हैं, जेरमी बेंथम हैं, एडम स्मिथ हैं, ये इसके समर्थक हैं। जेरेमी बेंथम, एडम स्मिथ, ये सब इसके समर्थक हैं, उदारवाद के समर्थक। उदारवाद के समर्थक। इतनी बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। यहां से सवाल क्या क्या बना? उदारवाद किस प्रकार की विचारधारा है? आधुनिक विचारधारा में सबसे पुरानी विचारधारा है। कहां से उदारवाद का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ? यूरोप से हुआ। कौन सी सदी में हुआ? 16वीं सदी में हुआ। ये मनुष्य को कैसा मानता है? विवेकशील प्राणी। और कहता है समाज में सारी जो संस्थाएं बनी हैं मनुष्य के विवेक के कारण बनी हैं। उदारवाद के जनक किसे माना गया? जॉन लॉक को माना गया। और इसके समर्थक कौन है? बहुत सारे और भी हैं। जेरेमी बेंथम है, एडम स्मिथ हैं, ये इसके समर्थक हैं। अब देखते हैं उदारवाद वास्तव में है क्या। बेसिकली यदि देखा जाए तो उदारवाद एक अस्पष्ट विचारधारा है। बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट इसका लेखा जोखा नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे देखें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलिज्म। अंग्रेजी का एक शब्द है लिबरलिज्म, ये शब्द है अंग्रेजी का। इसी में एक शब्द बना लीबर, जो है लेटिन भाषा का। और इनका एक शब्द बना स्वतंत्र,
या स्वतंत्रता, ये है हिंदी भाषा का। इसका बेसिकली अर्थ तो स्वतंत्र ही होता है। अब ये शब्द भी आपको याद रखने हैं। अंग्रेजी का शब्द है लिबरलिज्म। बोर्ड ने पूछा था लिबरलिज्म का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। लेटिन भाषा का शब्द है लीबर, जिसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। लेटिन भाषा में लीबर कहा जाएगा, अंग्रेजी भाषा में लिबरलिज्म कहा जाएगा और हिंदी में स्वतंत्रता कहा जाएगा। ये तो हो गया इसका अर्थ स्पष्ट। अब इसकी देखते हैं विचारधारा। वास्तव में उदारवाद की आवश्यकता क्या थी? उदारवाद है क्या चीज? ये दोनों चीजें अपने को देखनी है। तो उदारवाद की आवश्यकता क्या थी, ये पहले देखते हैं। उदारवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ी 16वीं सदी में यूरोप में, 16वीं सदी में यूरोप में पॉप शाही कल्चर था। पॉप शाही कल्चर था, राजशाही कल्चर था, सामंतशाही कल्चर था। वास्तव में देखा जाए पॉप के बारे में हम जानते हैं सब। पॉप एक धर्म गुरु हुआ करता था जो राजा से भी ऊपर हुआ करता था और पॉप के आदेशानुसार शासन किया जाता था। पॉप ने जो बात सही कही वो राज्य पे लागू हो जाती थी। ऐसा माना जाता था कि पॉप ईश्वर का प्रतिनिधि है। पॉप ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसने धरती पर, पॉप का धरती पर आगमन ईश्वर की इच्छा से हुआ है। इसीलिए जो भी बात पॉप कहता है वह कौन कहता है? ईश्वर कहता है। जैसे हम लोग राजा की बात करें तो बहुत सारी जगह राजा को ईश्वर का वरदान माना गया, ऐसे ही यहाँ पर पॉप को किसका वरदान माना गया? ईश्वर को माना, ईश्वर का वरदान माना गया। जो बात पॉप कह रहा है वो कौन कह रहा है? ईश्वर। इसीलिए इसकी हर बात को मान लिया गया। पॉप ने यहाँ पर विमोचन पत्र भी दिए, विमोचन पत्र भी दिए। ये विमोचन पत्र बेसिकली थे क्या कि जो ये विमोचन पत्र खरीद लेगा उसको स्वर्ग में जगह मिल जाए, एक प्रकार से टिकट था। और ये राजा के ऊपर हुआ करता था, यानी कि राजा की सीट यहाँ है तो उससे भी ऊपर पॉप का अधिकार होता था, यानी कि सर्वे सर्वा राज्य में पॉप ही होता था और इसके आदेशानुसार सारे कार्य होते थे। राजशाही हम समझते हैं, राजा की दादागिरी को हम राजशाही कहते हैं। सामंतवादी टैक्स प्रकार का, टैक्स के आधार पर थी और ये बहुत सारे अंधानुकरण शोषण पे ये डिपेंडेबल थी। इन सब से शोषण की चरम सीमा आ गई, चरम सीमा आ गई और जनता एक आक्रोश में आ गई। जनता में एक विचार आया, बहुत सारे विद्वान यहाँ पर हुए, इसमें मार्टिन लूथर जैसे विद्वान भी हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस चर्च में आप जा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, उस चर्च में आपको सुनने वाला है भी कि नहीं। ऐसी तख्तियां, ऐसे बोर्ड वहां पर लगा दिए गए। तो लोगों में एक मानसिकता बनी कि क्या वास्तव में सही बात है, हम जिस ईश्वर के पास जा रहे हैं वहां वास्तव में कोई सुनने वाला भी है या नहीं। तो एक विचार उत्पन्न हुआ, एक स्वतंत्रता की मांग उठी, इनका विरोध होने लगा और यहीं से क्या निकल कर आया? उदारवाद निकल कर आया। बेसिकली उदारवाद पुनर्जागरण के विरोध में आया, पुनर्जागरण के कारण आया। पुनर्जागरण के कारण आया। उदारवाद किसके कारण आया? पुनर्जागरण के कारण आया। आप सबको पता है पुनर्जागरण कहाँ आया था? ब्रिटेन में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1815 से। तो ब्रिटेन में जो उदारवाद शब्द है वो वास्तव में आया कब से? 1815 से आया और ये फिर यहां से डिटेल से आने लग गया। उदारवाद हमने पढ़ा, उदारवाद आया क्यों? पॉपशाही, राजशाही, सामंतशाही अपने चरम पर थी। पूरी यूरोप की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, पूरी तरह त्रस्त थी। इसके विरोध में स्वतंत्रता की मांग आई, अपने अधिकारों की मांग आई, दमन के विरोध काम करने की बात आई और उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू किया। यही बातें स्वतंत्रता की तरफ आने लग गई। इसमें आगे योगदान किसने दिया? पुनर्जागरण ने। और पुनर्जागरण के बदले में या इनके बदले में पुनर्जागरण आया, लोगों की मानसिकता में विचार आया और इन्होंने उदारवाद को जन्म दिया। उदारवाद के
जो प्रणेता है वो है जॉन लॉक, और ये सबसे पहले कहाँ आया, ब्रिटेन में 1815। यदि हम उदारवाद के स्वरूप की और कार्य क्षेत्र की बात करें, उदारवाद के स्वरूप व कार्य क्षेत्र की बात करें, तो ये लगातार बदलता रहा। इसका स्वरूप और कार्य क्षेत्र कभी स्थायी रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो शुरुआत में 3 भाग हम बांटते हैं इसके। शुरुआत अगर देखें तो ये पूंजीपतियों के पक्ष में खुलकर आया, पूंजीपतियों के पक्ष में खुलकर आया। इसने शुरुआत में कहा कि समाज का जो उच्च वर्ग है, समाज के जो पूंजीपति हैं, उनका समर्थन होना चाहिए। केवल स्वतंत्रता, जो उदारवाद है, जो समर्थन है, समाज में जो अधिकार है, समाज में जो उच्च पंगति है, वो किसके पास होनी चाहिए, पूंजीपतियों के पास होनी चाहिए। यानी कि समाज की जो लीडरशिप है वो किसके पास आनी चाहिए, पूंजीपतियों के पास आनी चाहिए। ऐसा किसका मानना था, उदारवादियों का मानना था प्रारंभिक काल में, जब इसकी विचारधारा निकल कर आई। फिर धीरे धीरे इनको लगने लगा कि इसके बाद आया मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं, जो जर्मनी से थे। मार्क्सवादियों ने समर्थन किया था गरीबों का, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा गया था, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा गया था। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है। उदारवादियों ने सबसे पहले किसका समर्थन किया, अमीरों का, पूंजीपतियों का। क्यों किया, क्योंकि उस समय इनके पास सोचने की शक्ति इतनी थी कि समाज में पूंजीपति ही सबसे संपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे क्या आया, मार्क्सवाद आया। मार्क्सवाद ने किसको समर्थन दे दिया, गरीबों को। तो ये उदारवादी लग गए और इन्होंने केवल दबे पांव पूंजीपतियों का समर्थन किया। शुरुआत में जो समर्थन खुला था, शुरुआत में क्या था, खुला समर्थन था, वो अब कैसा हो गया है, दबे पांव हो गया है, छिपकर, यानी कि कम समर्थन हो गया है। किसके डर के कारण, मार्क्सवादियों के डर के कारण। अब ये डर क्या था, पूंजीपति और गरीब का अगर रेशियो समाज में देखा जाए तो हमेशा गरीब ही ज्यादा होते हैं, चाहे ये यूरोप हो, इंग्लैंड हो, अपने भारत हो, एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश हो, तो इन सब में गरीब हमेशा ज्यादा रहे हैं, अमीर हमेशा कम रहे हैं। तो पूंजीपतियों की संख्या क्या थी, कम, और गरीबों की संख्या क्या थी, ज्यादा। तो मार्क्सवादियों को मानने वाले अनुयायी, उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स ज्यादा थे, और उदारवादियों के समर्थक कैसे थे, कम। तो ये रेशियो कहीं गड़बड़ा नहीं जाए, पूरी जनता मार्क्सवाद के पक्ष में ना जाए और उदारवाद फ्लॉप ना हो जाए, इस डर से उदारवादियों ने किसका कम समर्थन किया, पूंजीपतियों का समर्थन कम कर दिया। क्योंकि ज्यादा समर्थक किसके हो रहे थे, मार्क्सवाद के हो रहे थे, और उदारवाद की पॉपुलैरिटी में क्या कमी आ सकती थी। इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं गरीबों का साथ देना शुरू कर दिया, अमीरों का कम कर दिया, और किसका साथ देने लग गए, ये गरीबों का साथ देने लग गए। साथ देना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि मार्क्सवाद भी किसके सपोर्ट कर रहा है, गरीबों का। उदारवाद भी किसका सपोर्ट करने लग गया है, गरीबों का, जिसने शुरुआत किससे की थी, पूंजीपतियों से। इसके बाद हम देखते हैं कि 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, और सोवियत संघ यहां से टूट गया था। इसको ये आभास हो गया उदारवाद को कि गरीबों के समर्थन से भी चला नहीं जा सकता, और इसको ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आने वाले टाइम में गरीबों की सत्ता संभव नहीं हो सकती। इसीलिए वापस ये किसकी तरफ चला गया, पूंजीपतियों की तरफ चला गया, और उदारवाद खुलकर समर्थक किसका बन गया, पूंजीपतियों का। और वर्तमान युग भी किसका समर्थक है, पूंजीपतियों का। क्योंकि वर्तमान युग एक ध्रुवीय व्यवस्था है, जिसका किंग कौन है, अमेरिका। तो किसका समर्थक है, पूंजीपति का समर्थक है। फिर से देखते हैं इसके कार्य क्षेत्र और स्वरूप में कितने रूप आए, 3।
ये स्थायी विचारधारा कभी रही नहीं, स्पष्ट विचारधारा कभी रही नहीं। शुरुआत में इसने किसका समर्थन किया था? पूंजीपतियों का समर्थन कहा। स्वतंत्रता किसको मिलनी चाहिए? पूंजीपतियों को मिलनी चाहिए। बाद में क्या आया? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद ने किसका सपोर्ट किया? गरीबों का, निचले तबके का, सर्वहारा वर्ग का। वैसे देखा जाए तो मार्क्सवाद ने वर्ग विहीन समाज की बात की थी, यानी कि समाज में कोई वर्ग होना ही नहीं चाहिए। फिर मार्क्सवाद के डर से किसके पक्ष में आ गया? गरीबों के पक्ष में आ गया। ये भी सवाल आता है, उदारवाद ने गरीबों का समर्थन किसके कारण किया? तो किसके कारण किया था? मार्क्सवादियों के कारण किया, जिसके जनक कार्ल मार्क्स थे। इसके उदारवाद के जनक जॉन लॉक है। गरीबों का समर्थन इन्होंने करना शुरू कर दिया, किसकी वजह से? मार्क्सवादियों के समर्थन से। अब जब गरीबों का साथ इन्होंने देना शुरू किया तो इनके बात और समझ में आ गई कि जब गरीब वाली व्यवस्था जो सोवियत संघ थी, जिसमें साम्यवाद था, जिसमें निम्न श्रेणी के लोगों को भी, समाज के निचले वर्ग को भी बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, उसी का अगर विघटन हो गया तो ये वाली पॉलिसी सही नहीं है। सही कौन सी मानी इसने? पूंजीपतियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। यदि हम बात करें 1945 में दो ध्रुवीय व्यवस्था थी। दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, इसमें एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। इसके बाद 1991 के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था आई, सोवियत संघ का विघटन हो गया और बचा कौन? केवल अमेरिका। भारत हमेशा बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन करता है। भारत कहता है कि शक्ति का केंद्र कभी भी एक या दो नहीं हो सकते, बहुत सारे होने चाहिए। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अगर 1945 से 1991 तक देखें तो विश्व में कितने दूर थे? दो। पहला कौन सा था? सोवियत संघ। और दूसरा कौन सा था? अमेरिका। अब सोवियत संघ विघटन के बाद बचा कौन? अमेरिका। वर्तमान विश्व भी कौन से दूर में जी रहा है? केवल अमेरिका। अमेरिका की दादागिरी चल रही है और उसको शब्द दिया गया है हेगेमनी। हेगेमनी, जिसका अर्थ होता है वर्चस्व। वर्तमान में हेगेमनी चल रहा है, अमेरिका का वर्चस्व चल रहा है। और भारत किसका समर्थन करता है? बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता। उदारवाद के विकास की अगर आगे हम बात करें तो इसमें प्रारंभ को देखें तो जॉन लॉक, स्मिथ और बेंथम ये नकारात्मक उदारवाद देते हैं। बेसिकली कितने प्रकार का थे? नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक के समर्थक कौन थे? जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम। इन्होंने नकारात्मक उदारवाद दिया। इन्होंने व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया। जितनी ज्यादा छूटें मिलनी है, किसको मिलनी है? व्यक्ति को मिलनी है। और राज्य कम प्रभावशाली होना चाहिए, व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। राज्य का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। इसे शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है। नकारात्मक को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवादी और शास्त्रीय उदारवाद भी कहा गया। इसमें राज्य के अधिकार कम होंगे, व्यक्ति के अधिकार ज्यादा होंगे। राज्य नियंत्रण ना करे, राज्य को आवश्यक बुराई माना गया। राज्य कम से कम मात्रा में शासन करें। ये किसने कहा है? जॉन लॉक, स्मिथ और बेंथम। व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 19वीं सदी में जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल ने सकारात्मक उदारवाद दिया। इन्होंने कहा कि राज्य सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। लॉक, स्मिथ, बेंथम ने राज्य को नकारात्मक माना, जेएस मिल ने राज्य को सकारात्मक माना। इन्होंने कहा स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन ऐसी नहीं, जिसने जॉन लॉक, स्मिथ और बेंथम का समर्थन किया। इन्होंने कहा स्वतंत्रता नियंत्रण में होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता उतनी ही मिलनी चाहिए। 20वीं सदी में लॉस्की और मैकाइवर जैसे विद्वान हुए। इन्होंने कहा राज्य आवश्यक है, बेहद जरूरी है और राज्य के बिना विकास संभव हो ही नहीं सकता। स्वतंत्रता के लिए राज्य का होना बहुत जरूरी है। कानून के बिना व्यक्ति की रक्षा नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट कानून है। कानून संविधान से आता है, संविधान राज्य से आता है और राज्य सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ राज्य था ही नहीं, यहाँ राज्य कुछ आया, यहाँ 100% राज्य की बात की गई। प्रारंभ में लॉक, स्मिथ और बेंथम कौन सा उदारवाद देते हैं? नकारात्मक कहते हैं। व्यक्तिवादी और शास्त्रीय उदारवाद भी से कहते हैं व्यक्ति की ज्यादा अधिकार होने चाहिए, राज्य के कम अधिकार होने चाहिए। 19वीं सदी में जेएस मिल आते हैं, सकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं।
कहते हैं राज्य होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? नियंत्रण में। 20वीं सदी में लॉस की मैकाइवर आते हैं, इन्होंने कहा राज्य 100% अति आवश्यक है, कानून भी बहुत जरूरी है और इन दोनों के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है।